हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैक कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके गेट यूपीएससी इसरो में पूछे जा चुके हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट फेज। दोस्तों बता दें, जो ऑस्टेनाइट फेज होता है इसी को हम गामा आयरन बोलते हैं। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कूलिंग कर्व ऑफ आयरन। जैसा कि आपको पता होगा कि जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो 1539 सेंटीग्रेड होता है। अगर हम आयरन को कूल करें तो हमें मिलता है डेल्टा आयरन, जिसका स्ट्रक्चर होता है BCC। फर्दर हम कूल करते हैं तो हमें मिलता है गामा आयरन, जिसका स्ट्रक्चर होता है FCC। फर्दर कूल करें तो हमें मिलता है अल्फ़ा आयरन, जिसका स्ट्रक्चर होता है BCC। तो आपको याद रखना है BCC अल्फ़ा आयरन, गामा आयरन FCC, डेल्टा आयरन BCC। दोस्तों BCC FCC फिर BCC, ये आपको रिमेम्बर रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। द अल्फ़ा आयरन हैज़ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अभी जो जस्ट हमने डिस्कस किया तो आपका हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट बात करें, इन आयरन कार्बन डायग्राम द परसेंटेज बाय वेट ऑफ कार्बन एट यूटेक्टोइड कंपोजिशन। बात करते हैं आयरन कार्बन डायग्राम की। तो आपका जो यूटेक्टोइड पॉइंट होता है वहाँ पे कार्बन की परसेंटेज होती है 0.8%। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका 0.8% है। चूँकि जो स्टील होता है उसमें आपका जो कार्बन परसेंटेज होता है बिलो 2% होता है। अगर हम बात करें यूटेक्टोइड पॉइंट की, अगर स्टील में कार्बन परसेंटेज लेस देन 0.8% है तो उसे बोलते हैं हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, और 0.8 से 2.1% ऑफ कार्बन है तो उसे बोलते हैं हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.76, क्योंकि ये 0.8 के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शार्ट पिनिंग इज इम्प्रूव विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पार्ट्स। तो आपको बता दें, जो शार्ट पिनिंग होती है ये आपका कंपोनेंट में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करती है। कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका फटीग स्ट्रेंथ के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग कार्बन स्टील इज मोर वेल्डेबल। बात करें वेल्डेबिलिटी की, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन मिनिमम होगा तो वो आपका वेल्डेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा मिनिमम कार्बन परसेंटेज 0.15% डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ बोरान इज एडेड टू स्टील इन ऑर्डर टू। जब भी बोरान ऐड किया जाता है आपका हार्डनेबिलिटी बढ़ती है, हार्डनेबिलिटी इंक्रीजेज। तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीज हार्डनेबिलिटी डी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एलिमेंट विच मेक स्टील इन स्टेनलेस। तो इसमें आंसर है आपका क्रोमियम। जब भी क्रोमियम और कॉपर एलाइन एलिमेंट मिलाया जाए तो आपका स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये आयरन के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलके क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, जो कि आपका रेजिस्टेंस से
कोरोजन से रेजिस्टेंट में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड। दोस्तों बात करें वेनेडियम की, तो वेनेडियम आपका जो है इंड्योरेंस स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जो कि फटीग फ्रैक्चर में वर्क होता है इंड्योरेंस लिमिट का। बात करें मॉलिब्डेनम की, तो मॉलिब्डेनम आपका क्रीप प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या करता है, इंक्रीज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एट ऑक्सीडेशन। जो क्रोमियम होता है इंक्रीज हार्डनेस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी, आपका सिलिकॉन जो है वो इंक्रीज हार्डनेस होता है, क्रोमियम जो है आपका रेजिस्टेंट बढ़ाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज इंडेक्स ऑफ। ये होता है आपका टफनेस। ये इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जैसा कि हम जानते हैं, फॉर डक्टाइल मटेरियल जो हम टफनेस मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। ये डक्टाइल के लिए यूज होता है दोस्तों। चूँकि डक्टाइल मटेरियल इलोंगेट होते हैं इसलिए हमें एरिया मिलता है। बट बात करें ब्रिटल मटेरियल की, ब्रिटल में कोई इलोंगेशन नहीं होता, नो इलोंगेशन। सो हमें एरिया विल बी ज़ीरो। तो हम फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए इम्पैक्ट टेस्ट यूज होता है फॉर टफनेस मेजर के लिए। अब इसमें दो टाइप के इम्पैक्ट टेस्ट होते हैं, एक होता है आइजोड, ब्रिटल मटेरियल के लिए दो इम्पैक्ट टेस्ट होते हैं, एक होता है आइजोड जिसमें जो स्पेसिमेन होता है इसमें कैंटिलीवर पोजीशन पे रखा जाता है। एक होता है चारपी टेस्ट, उसमें जो स्पेसिमेन होता है वो आपका सिंपली सपोर्टेड पोजीशन पे रखा जाता है। तो आपको याद रखना है, आप याद रख सकते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से चारपी टेस्ट, सिंपली सपोर्टेड, एक आप याद कर लेंगे तो आइजोट याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इन केस ऑफ आइजोट टेस्ट द स्पेसिमेन इज केप्ट। दोस्तों अभी जस्ट डिस्कस हुआ, तो आपका हो जाएगा कैंटिलीवर बीम। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मैच लिस्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर विथ लिस्ट एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। पहला है सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है 52%। तो आपका ए मैच होगा 3 से। BCC जो होता है उसका होता है 68%। FCC का और SCP का इक्वल होता है। तो आपका ए का 3, बी का 4, सी का 1। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल मैच मेटल आयरन निकिल टाइटेनियम। अगर बात करें आयरन की,
तो आपका होता है BCC स्ट्रक्चर। निकिल की तो वो होता है FCC। टाइटेनियम की बात करें तो वो होता है आपका HCP। तो आपका आंसर हो जाएगा BCC, FCC, HCP। मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ जिससे आप मटेरियल याद रख पाएंगे, मटेरियल का स्ट्रक्चर और नेम। फॉर सिंपल क्यूबिक आपको याद रखना है पोलोनियम और मैग्नीज। BCC के लिए आपको याद रखना है टिस्को। T से टंगस्टन, I से आयरन, S से सोडियम, CO से क्रोमियम। वहीं अगर आपका FCC की बात करें तो आपको याद रखना है FCC में नाल्को, N से निकिल, Al से एल्युमिनियम, CO से कॉपर। 3 एलिमेंट और आपको याद रखना है Ag सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम, ये FCC होते हैं। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, विच ऑफ फॉलोइंग इज एमॉर्फस मटेरियल। इसमें आपका जो ग्लास होता है वो होता है एमॉर्फस मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है मैंने फिगर बना रखा है फेस सेंटर क्यूबिक। दोस्तों इसके कार्नर पे आपके टोटल कार्नर 8 हैं, तो आपका एटम हो जाएंगे 1/8 इंटू 8, ये आ जाएगा 1। आपका फेस सेंटर्ड है दोस्तों, हर फेस पे एक एटम होगा जो कि हाफ लाई करेगा प्लेन में, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। टोटल आपको मिलेंगे 4, तो आपका आंसर होगा C। वहीं बात करें अगर सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक में आपका एक एटम होता है, और वहीं बात करें BCC की तो आपका 2 एटम होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द एटॉमिक फैक्टर ऑफ मटेरियल विथ बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। दोस्तों BCC के लिए 0.68 होता है पैकिंग फैक्टर। आपका आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विच आर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल टू ड्रॉन इनटू वायर विथ एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। जब भी वायर ड्रॉन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है डक्टिलिटी आती है। जब भी थिन शीट्स की बात करें तो आपका मैलेबिलिटी आती है, जो प्रॉपर्टी होती है उसमें मैलेबिलिटी आती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है कि जब हम आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और उसको हटा दें तो अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप रिकवर कर ले। प्लास्टिसिटी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, आपका शेप एंड साइज रिकवर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द डिफ्यूजन हार्डनिंग एलिमेंट इन केस ऑफ कार्बोराइजिंग प्रोसेस। कार्बोराइजिंग प्रोसेस एक सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। इसमें हम सरफेस पे कार्बन नाइट्रोजन की लेयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इसमें कार्बोराइजिंग प्रोसेस में आपका कार्बन इंट्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील कंटेन। इसमें क्या होता है, आपका 18% क्रोमियम और 8% निकिल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 18% क्रोमियम एंड 8% निकिल, B। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, मैलिएबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस। दोस्तों मैलिएबल कास्ट आयरन वाइट आयरन से बनता है
एट एलिनिंग प्रोसेस से। एलिनिंग प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, बताता हूँ। जब भी कोई मटेरियल अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे हीट करे और उसी टाइम पर रखा जाए कुछ घंटों के लिए, फिर कूल किया जाए, फर्नेस कूलिंग होती है एनिलिनिंग में। तो वो प्रोसेस होता है आपका एनिलिनिंग, जिससे आपका डक्टिलिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विच अ मटेरियल हैज़ मैक्सिमम मलेबिलिटी। इसमें आपका बता दें, लेड जो होता है वो मैक्सिमम मलेबल मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील कंसिस्ट ऑफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आयरन कार्बन डायग्राम में, पहले बता दें हाइपोयूटेक्टोइड स्टील क्या होता है दोस्तों। जो ये 0.8% कार्बन होता है, इसी पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टोइड पॉइंट। और अगर स्टील में 0.8 से लेस देन कार्बन परसेंटेज है तो उसको बोलते हैं हाइपो। और अगर 0.8 से 2.1% तक परसेंटेज ऑफ कार्बन है तो उसको बोलते हैं हाइपर स्टील, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। तो आप एट यूटेक्टोइड पॉइंट पे आपको मिलता है प्राइमरी फेराइट एंड परलाइट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। जो फेराइट होता है दोस्तों वो होता है आपका अल्फा आयरन, और जो ये Fe3C होता है इसको बोलते हैं सेमेंटाइट। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द रिएक्शन विच इन लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म इनटू टू डिफरेंट सॉलिड फेज इज कॉल्ड। ये आपका होता है यूटेक्टिक रिएक्शन। आपको आयरन कार्बन डायग्राम आपको याद रखना है। बता दें आपको, जब भी लिक्विड से दो सॉलिड बन रहे हों तो वो होता है आपका यूटेक्टिक रिएक्शन। अगर एक सॉलिड से दो सॉलिड बन रहे हों तो वो होता है यूटेक्टोइड रिएक्शन। अगर एक सॉलिड और एक लिक्विड मिलके एक सॉलिड बना रहे हों तो होता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ये आपका आता है आयरन कार्बन डायग्राम पे। तो आप प्लीज़ इसको रिमेंबर रख। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, ए स्टील विथ 0.8% कार्बन एंड 100% परलाइट। जैसा कि अभी हमने देखा, जो यूटेक्टोइड पॉइंट होता है वहाँ पे हमें परलाइट मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यूटेक्टोइड स्टील। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, इन विच फॉलोइंग प्रोसेस डज माइल्ड स्टील एब्जॉर्ब कार्बन नाइट्रोजन टू ऑब्टेन अ हार्ड सरफेस। दोस्तों जो NaCN ये एक सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। इसमें कंपोनेंट को हीट करके NaCN के बाथ में डिप करते हैं तो हमें एक हार्ड सरफेस मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा साइनाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, विच ऑफ मटेरियल हैज़ मैक्सिमम डक्टिलिटी। तो जो डक्टाइल मटेरियल होगा वो ज़्यादा डक्टिलिटी शो करेगा। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल इन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। जस्ट अभी हमने बात की, जो टफनेस होता है वो आपका इम्पैक्ट और शॉक लोडिंग के लिए यूज होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज हार्डेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टील। तो इसमें आपका आंसर है डी, मार्टेनसाइट। क्यों है? क्योंकि ये बहुत फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोड्यूस होता है वाटर कूलिंग को हम क्वेंचिंग कहते हैं। फास्ट कूलिंग रेट जब भी होता है तो आपका मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनता है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्लो राइज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रेस। तो ये आपका होता है फटीग फेलियर।
दोस्तों फटीग फेलियर का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जो पोल पे आपके वायर लगे होते हैं वो इनिशियली बहुत टाइट होते हैं, बट आपका जैसे जैसे टाइम बीतता है ये लूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक फटीग फेलियर दिखता है हमें। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो वायर का एग्जांपल लिया यहाँ पे हमें क्रीप फ्रैक्चर देखने को मिलता है। कांस्टेंट लोडिंग रहती है दोस्तों एज टाइम इंक्रीजेज, आपका क्रीप स्ट्रक्चर लोडिंग बढ़ती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, क्रीप हाई टेम्परेचर प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन अकर्स इन, तो क्रीप जो होता है आपका 3 स्टेजेस का फ्रैक्चर है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल एब्जॉर्ब एनर्जी इन इलास्टिक रीजन इज कॉल्ड, जब भी हम बात करें इलास्टिक रीजन तक एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, तो वो होता है आपका रेजिलियंस, तो आपका आंसर हो जाएगा रेजिलियंस। जब बात करें हम फ्रैक्चर पॉइंट तक, तो वो होता है आपका टफनेस, दोनों आपको ध्यान रखना है। बात करें हार्डनेस की, तो ये एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है, ये रेजिस्टेंस करती है आपकी सरफेस स्क्रैचेस को, तो आपको हार्डनेस भी ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग फेज इज ऑब्टेन्ड एज एंड प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीट ऑफ हीट ट्रीटमेंट साइकिल इन आस टेम्परिंग, जब भी आस टेम्परिंग की बात करेगा तो हमें बेनाइट स्ट्रक्चर मिलता है, वहीं मार टेम्परिंग की बात होगी तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बेनाइट। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, इन रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग द हार्डनेस ऑफ मटेरियल इज मेजर्ड बाई, जब भी रॉकवेल हार्डनेस की बात करें तो इसमें जो इंडेंटर होता है वो डायमंड शेप का डायमंड मटेरियल का होता है, और जो शेप होता है वो होता है आपका कोनिकल शेप। जो डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन होती है यही आपका मेजर करती हार्डनेस, तो आपका आंसर हो जाएगा डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन। आपको ध्यान रखना है इसका जो शेप होता है वो कोनिकल होता है और डायमंड का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग हार्डनेस टेस्टर यूजिंग डायमंड कोन टाइप इंडेंटर, तो जस्ट अभी डिस्कस किया तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में होती है। बात करें विंकर में, तो विंकर में भी डायमंड का ही इंडेंटर होता है, बट वो पिरामिड स्ट्रक्चर का होता है, पिरामिड। बात करें ब्रिनेल में, ब्रिनेल हार्डनेस में, तो यहाँ पे जो शेप होता है इंडेंटर का वो होता है स्फेरिकल। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको तीनों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, विंकर हार्डनेस टेस्ट हैज़ इंडेंटर ऑफ शेप, तो जस्ट अभी डिस्कस किया, इसमें पिरामिड शेप का होता है। कभी कभी आपका जो पिरामिड स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में एंगल पूछता है, तो आपका इसमें जो एंगल होता है पिरामिड स्ट्रक्चर का वो होता है 136 डिग्री, आपको याद रखना है। अगर बात करें कोनिकल रॉकवेल हार्डनेस की, तो उसमें कोनिकल शेप होता है, उसमें जो एंगल होता है वह 120 डिग्री होता है, आप ये भी रिमेंबर रखें। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, द फेलर ऑफ मटेरियल ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, जब भी आपकी साइक्लिक या पीरियाडिक लोडिंग की बात होगी तो आपको याद रखना है वहाँ पे फटीग फेलियर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ थिन फॉस्फेट कोटिंग ऑन स्टील, जब भी हम फास्फेट की कोटिंग करते हैं तो आपका आंसर होता है पार्केराइजिंग। बात करें गैल्वेनाइजिंग की,
तो इसमें आंसर परक्राइजिंग होगा आपका। गैल्वेनाइजिंग पे जब हम आयरन कंपोनेंट में जिंक की कोटिंग करते हैं तो वो प्रोसेस होता है आपका गैल्वेनाइजिंग। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है गैल्वेनाइजिंग और परक्राइजिंग। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, इफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एंड जेड आर 2, 1, 3 रेस्पेक्टिवली द मिलर इंडिसेस। जब भी आपको इंटरसेप्ट दिया हो और मिलर इंडिसेस पूछे, सबसे पहले आप इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल निकालें तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2, 1/1 इंटू 1/3। फिर उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दें, तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 3, 6, 2। दोस्तों कोई कामा लगाते नहीं है इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 6, 2। पहले हमें इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल निकालना है, फिर उसको होल नंबर में चेंज कर देना है, वही आपका होता है मिलर इंडिसेस। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन बाइनरी सिस्टम ऑफ ए एंड बी लिक्विड ऑफ परसेंटेज 20% ऑफ ए 80% of B coexisting with solid of 70% of A 30% of B, the overall composition having 40% of A, the fraction of solid। यहाँ पे जब भी हम फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं तो हमारा लीवर रूल अप्लाई होता है। लीवर रूल क्या होता है, जब भी दो एलाइंग एलिमेंट आपस में मिक्स किए जाएं और कंपोजिशन ऑफ लिक्विड और कंपोजिशन ऑफ सॉलिड दिया हो और ओवरऑल कंपोजिशन CO हो, तो हम मास ऑफ लिक्विड निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी हम सॉलिड की बात करेंगे तो डिफरेंस हम लिक्विड की तरफ से लेंगे, तो आपका डिफरेंस जो होगा CO माइनस C लिक्विड बाई टोटल डिफरेंस, तो C सॉलिड माइनस C लिक्विड टोटल डिफरेंस लेंगे। वहीं जब लिक्विड की बात करेंगे तो हम सॉलिड की तरफ से डिफरेंस लेंगे। अब बात करते हैं क्या क्या दिया है। अगर बात करें जो लिक्विड की तरफ दिया है कंपोजिशन, वो है आपका 0.2, और जो सॉलिड की तरफ दिया है वो दिया है आपका 0.7। ओवरऑल जो दिया है वो आपका दिया है CO 0.4। चूँकि हमें मास ऑफ सॉलिड पूछा है तो हम मास ऑफ सॉलिड के लिए लगा देंगे। हमें ध्यान रखना है, हम लिक्विड की तरफ से डिफरेंस निकालेंगे जब भी हम मास ऑफ सॉलिड निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा 0.4 माइनस 0.2 बाई ओवरऑल डिफरेंस 0.7 माइनस 0.2। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5, ये आ जाएगा आपका 0.4। तो आपका आंसर मैच करेगा A। आई होप लीवर रूल आपको क्लियर हो गया। आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपका जब भी मास ऑफ सॉलिड पूछे तो आपको लिक्विड तरफ से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस निकालना है, और जब सॉलिड का पूछे तो लिक्विड का पूछे तो सॉलिड की तरफ से डिफरेंस निकालना और डिवाइड कर देना ओवरऑल डिफरेंस से। वहीं अगर आपका लिक्विड का पूछे तो जो कंपोजिशन होगा मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ लिक्विड वो 1 के बराबर होगा, तो आप 1 में से माइनस कर देंगे 0.4, तो आपका लिक्विड का आ जाएगा। आयरन कार्बन डायग्राम में आपको ध्यान रखना है, जो यूटेक्टोइड पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट और पेरिटेक्टिक पॉइंट, इन तीनों पॉइंट पे जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 0 होता है। एक पॉइंट आपको ये भी रिमेम्बर रखना है। तो ये रहे आपके 28 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे दोस्तों तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।